हेलो गाइस, जैसा कि हमने बात किया था कि डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक डिफरेंस हमने चेक कर लिए थे। तो अभी अपन बात करते हैं कि उनमें और कोर बेसिक्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अभी स्क्रिप्ट लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो वो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के अंदर जो वेबसाइट कोडेड होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। बट जिनका बैकएंड मतलब PHP, JSP, ASP और सर्वलेट, .NET आदि मतलब जो लैंग्वेजेस हैं उन पे बेस्ड हो उसे बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। तो अभी अपन डेफिनेशन की बात करें तो अभी स्टैटिक वेबसाइट है उसका कंटेंट हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कोई भी डिवाइस या फिर कहीं से भी एक्सेस करके उसके ऊपर रिक्वेस्ट डालो। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट है उस पर हर बार एक नया HTML कोड प्रोड्यूस होता है हर एक नई रिक्वेस्ट के लिए। देन अभी फंक्शन की बात करते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट है वो मतलब हर बार पब्लिश होने के बाद अपडेट नहीं होती, क्योंकि ये सर्वर के अंदर ही चेंज करके अपडेट करनी पड़ेगी। अगर उसके आप कोर कोड के अंदर एडिट करोगे तो ही ये चेंज होगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। अभी डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो इसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों को ट्रिगर भी कर सकते हो कि यूज़र अगर ये कुछ चीज़ें करता है तो उसके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस हो, अदरवाइज कोई दूसरा इंटरफेस हो। तो आप इसमें मतलब यूज़र की एक्टिविटीज़ और इन सभी को ट्रैक करके भी उसको अलग अलग HTML प्रोड्यूस करके पेज को रिफ्रेश करने पे इन सभी चीज़ों पे अलग अलग वेबसाइट्स दिखा सकते हो। एडवांटेज पे आते हैं तो यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का एडवांटेज होता है कि ये फास्ट लोडिंग होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी बैकएंड नहीं होता। तो इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक फाइल्स होती हैं, तो ये फास्ट लोड होती हैं। बट अपन फास्ट लोड इस डायनेमिक वेबसाइट को भी कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, इसको फास्ट लोड कैसे करना है। बट अभी स्टैटिक वेबसाइट का सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल पार्ट ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। तो अभी फ्लेक्सिबल होने के कारण आप इसको इजीली एडिट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ये मतलब स्टैटिक वेबसाइट्स को मतलब कन्वीनियंट बनाती है। अभी डायनेमिक वेबसाइट है वो आपके कंटेंट को मैनेज करती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे लगातार कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं तो उसके लिए डायनेमिक वेबसाइट बेस्ट रहेगी। अगर माइनर चेंजेस हैं तो स्टैटिक वेबसाइट बेस्ट रहेगी। अभी कॉस्ट की बात करें तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कोई सर्वर नहीं होता, मतलब सर्वर होता है उसके अंदर बैकएंड नहीं होता। तो उसके लिए आपकी होस्टिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, तो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर डायनेमिक वेबसाइट में सर्वर होता है तो इसकी होस्टिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर होस्टिंग और कॉस्ट के बीच में फ़र्क था। अभी डेटाबेस की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट कोई भी डेटा स्टोर नहीं करती। ये इनका सबसे बड़ा मतलब वो आप पॉइंट बोल सकते हो, माइनस पॉइंट बोल सकते हो। देन डायनेमिक वेबसाइट का जो बेस्ट फीचर है ये आप यही बोल सकते हो कि ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करती हैं और हर बार डेटा फेच करती हैं आपके सर्वर से। अभी लेआउट की बात करें तो इसका लेआउट हमेशा सेम रहता है अनटिल अनलेस आप इसके कोड के अंदर चेंज नहीं करो। जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग हो सकती है अगर आप बैकएंड को ऐसा करने के लिए अलाउ करें। अभी अपन बात करते हैं कि इसको होस्ट करने के लिए आपकी मतलब नीड्स क्या क्या होंगी। तो अभी मैं बात करता हूँ होस्टिंग की। तो पहले अपन समझते हैं कि मतलब इसके लिए अपने को सर्वर और बैकएंड मतलब पावरफुल क्यों चाहिए होगा अगर अपन डायनेमिक के ऊपर जाते हैं। क्योंकि अभी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि मतलब इसका डायनेमिक वेबसाइट का कोड हमेशा रियल टाइम में रेंडर किया जाता है सर्वर द्वारा। तो आपका सर्वर पावरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आपका कोड रेंडर होने वाला है PHP फाइल्स या फिर किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आपने इसको कोड किया है। ये इसका मतलब ड्रॉबैक है। तो इसके लिए आपको सर्वर इसका पावरफुल रखना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टैटिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई बैकएंड नहीं है। तो इसका कोड है वो डायरेक्टली रेंडर्ड होता है, प्री रेंडर्ड होता है। तो इसके अंदर आपको कोई पावरफुल सर्वर की नीड नहीं होती। अभी अपन देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर बेसिकली अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। तो सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की फाइल्स सेव होती हैं अलग अलग हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे अभी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल सेव है और आप उसको क्लिक करके एक्सेस कर पाते हो, उसी टाइप से जैसे आप कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आप उसको एक्सेस कर पाते हो। तो वैसे ही आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं वो एक हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती हैं, जो एक इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर होता है उसके अंदर सेव रहती हैं।
तो जैसे ही कोई यूज़र अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है www.xyz.com, तो ये इंटरनेट के थ्रू आपके सर्वर पे एक रिस्पॉन्स भेजता है। तो सर्वर उसके बदले में आपको PHP फाइल से HTML रेंडर करके वापस आउटपुट देता है, जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देता है। तो सर्वर के नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो सर्व करता है, उसे सर्वर बोलते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट फाइल होती हैं, उनको आपके क्लाइंट्स को सर्व करता है, मतलब यूजर्स को सर्व करता है। तो अभी ये सर्वर को भी अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। तो अभी अपन सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे अपने को एक सर्वर मिल सकता है। तो अभी उसके 2 प्रोसेस हैं। तो पहला प्रोसेस तो है कि अपन अपना खुद का सर्वर बनाएं, और सेकंड प्रोसेस है कि अपन किसी सर्वर को रेंट कर लें। तो यहाँ पे मैं सर्वर को एक बार पीसी बोलता हूँ, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अभी पहला ऑप्शन तो है आप खुद का पीसी बनाएं। तो अभी उसके अंदर कुछ मतलब वो कमियां हैं, तो अपन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपनी मतलब स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है कि आपकी वेबसाइट 24/7 लाइव रह सके। तो वो कमियां क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो इसमें पहली कमी आती है कि आपका कंप्यूटर है उसको 24/7 ऑन रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जनरल केस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद मतलब ज़्यादातर सिस्टम्स पावर लूज कर देते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सबसे बड़ी समस्या। देन सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इंटरनेट कनेक्शन। तो उसके अंदर कंसिस्टेंट इंटरनेट चाहिए होता है, तो इंटरनेट कनेक्शन भी ये दूसरी बड़ी समस्या है। देन थर्ड ऑप्शन है अपने इंटरनेट की स्पीड, क्योंकि जब ज़्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, जैसे आपकी वेबसाइट का साइज है 2 MB, और अगर आपकी वेबसाइट पे 100 यूजर्स आ जाते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड 200 MB/s होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी वेबसाइट स्लो लोड होगी, विद इन ए सेकेंड लोड नहीं होगी। सो बेसिकली यही ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनके कारण अपने को सर्वर रेंट में करना पड़ता है। तो अभी सर्वर रेंट करने के ऊपर भी मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं। सर्वर रेंट भी अपन 3-4 बेसिस पे कर सकते हैं। सो एक सर्वर मतलब पूरा कंप्यूटर है, तो उसकी अपने को नीड नहीं होती। अगर अपनी कोई छोटी वेबसाइट है, मतलब 20 से 25 हज़ार विजिटर तक की वेबसाइट है, तो अपने को पूरा सर्वर रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अभी सर्वर होता है, उसको बोलते हैं VPS। तो यहाँ पे आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ये पूरा VPS अपना होता है, तो अपने को इसकी नीड नहीं होती अगर अपन बिगिनिंग में हैं, बिगिनिंग फेज में हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है शेयर्ड सर्वर। सो ये मोस्ट रिकमेंडेड रहता है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक सर्वर होता है VPS, उसके अंदर 4-5 यूजर्स होते हैं जिनको ये सर्वर बांट दिया जाता है। तो मतलब आपको कॉस्ट भी कम लगता है, और आपको मतलब रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सको। सो ये बेसिकली जैसे आपको कोई A प्लेस से B प्लेस तक जाना था, तो अगर आप खुद का कार लेके जाओगे तो उसके अंदर आपको मेंटेनेंस भी चाहिए होगा। अगर आप मतलब ये केस फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अगर आप खुद का कंप्यूटर मतलब सर्वर बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कार भी खरीदना पड़ेगा। देन सेकेंड नंबर पे आपको कार को मेंटेन करना पड़ेगा। देन उसका ऑयल, फ्यूल और ये सभी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन अभी ये तो हो गया अगर आप खुद कार खरीदते हो। देन सेकंड नंबर पे आता है कि अपन कोई सर्वर रेंट करें। तो अभी सेकंड ऑप्शन के अंदर हो सकता है कि आप एक पूरी कार रेंट करें, तो उसका कॉस्ट बेसिकली आपको ज़्यादा आएगा। अगर आप ऊबर या फिर ऐसे कुछ दूसरी सर्विस लेते हो, ड्राइविंग सर्विस, जिसके अंदर आप अदर लोग मतलब अन्य लोगों के साथ अपनी मतलब सर्विसेज को शेयर करोगे, तो शेयर्ड होस्टिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जैसे आप एक ऊबर के अंदर 4 पैसेंजर्स जैसे जा सकते हो, तो वैसे ये मतलब आपका जो फेयर होगा, रेंट फेयर होगा, मतलब ये इसका फेयर होगा, वो आपको 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस्ट आपको कम आएगा। तो अभी अपने को ये पता चल गया कि होस्टिंग अपने को कैसे लेना है। तो अभी होस्टिंग का भी अपने को पता चल गया। शेयर्ड होस्टिंग अपने लिए मोस्ट रिकमेंडेड रहती है अगर अपन लर्निंग फेज में हैं, या फिर अपने विजिटर्स मतलब 20K से 30K तक हैं, तो अपने लिए शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट रहेगी। सो इसके लिए कुछ टॉप वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट नंबर पे रिलायबल और मतलब आती है, सबसे चीपेस्ट आती है होस्टिंगर। बट अभी ये आपके लर्निंग के लिए आसान नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इसमें आप 1 मंथ प्लान लेते हो चीपेस्ट प्लान का भी, तो वो भी आपको मतलब 230 से लेके
290 रुपीज़ तक का पड़ता है। अगर आप अभी सीखने के लिए अगर 1 महीने के लिए VPS या फिर कोई भी सर्वर रेंट करते हो तो मिनिमम आपको 300 से 500 रुपये का खर्चा आने वाला है। देन अभी इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो एक flyhost.in नाम से वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस पे आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो वेबसाइट से। तो यहाँ पे flyhost.in है, यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपीज़ में होस्टिंग के प्लान चालू हैं। तो आप यहाँ पे 1 महीने का होस्टिंग सिर्फ 25 रुपीज़ में ले सकते हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपके लिए एक कूपन भी लेके आया हूँ। तो आप अपनी वेबसाइट फास्ट स्टडी का अगर कूपन उसमें काम लोगे तो वो वेबसाइट की होस्टिंग सिर्फ आपको 20 रुपीज़ की पड़ेगी। तो ये मतलब आपके लिए एक एडिशनल बोनस था। तो आप ये सर्वर चेकआउट ज़रूर कर सकते हो अगर आप सीखते टाइम इसको ट्राई करके देखना चाहते हो अपनी वेबसाइट्स को ऑनलाइन। सो ये आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड रहेगा। देन अभी बात करते हैं अपन अपना वेबसाइट है उसकी फाइल्स तो अपन ने सेव कर दी, बट अभी आपको पता होगा कि कोई भी सर्वर होता है या फिर कोई भी कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसका एक IP जनरेट होता है। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ही एक्सेसिबल रहता है। जैसे मेरा PC है उसका IP xy.xy और कुछ भी है, मतलब ऐसे IP है मेरा कुछ भी, तो वो सिर्फ उस IP पे अगर कोई इंटर करता है तो ही वो मेरी वेबसाइट्स एक्सेसिबल रहेंगी, अदरवाइज वो मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहेगी। तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अभी उसको अपन एक कॉमन नेम कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ऊपर आते हैं डोमेन्स। सो डोमेन है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अपन अपनी एक IP को यहाँ पे एक नेम के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे faststudy.in है जैसे, तो इसको मैंने यहाँ पे इसकी कुछ भी IP थी सर्वर की उसको मैंने राउट करके faststudy.in पे कर दिया। तो faststudy.in इजीली मेमोरेबल है। अगर मैं इसकी IP एड्रेस पे ही इसको छोड़ देता तो इसका IP एड्रेस बहुत ही अजीब सा दिखता और यूज़र्स को बिल्कुल भी याद नहीं रहता, तो आपके यूज़र्स की संख्या एकदम से डाउन हो जाती। तो डोमेन नेम आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये आपके वेब एड्रेस का काम करता है। तो अभी अपन बात करते हैं कि इसके लिए बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं जहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट वेबसाइट आती है नंबर 1 पे GoDaddy, क्योंकि यहाँ पे आपको चीपेस्ट मिलेंगे और मोस्ट रिलायबल मिलेंगे। देन इसके अलावा आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे नेम हीरो, और मतलब इनफाइनाइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट यहाँ पे GoDaddy रहता है। देन सेकंड नंबर पे अभी मैं आपको रिसोर्सेज की लिस्ट बना देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज एक्सप्लेन किए हैं तो उसका भी मतलब आपके पास एक डेटा रहेगा। सो पहले नंबर पे मैंने एक्सप्लेन किया है होस्टिंगर। तो यहाँ से आप चीपेस्ट होस्टिंग ले सकते हो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। देन सेकंड नंबर पे आता है Flyhost। तो यहाँ पे अभी आप जाओगे तो वो 25 रुपीज़ का प्लान है, तो ये लर्निंग पर्पज के लिए है। देन यहाँ पे एक 50 और समथिंग ऐसे 50+ रुपीज़ का कोई प्लान है, 50 to 60 रुपीज़ मेरे अभी प्रॉपर याद नहीं है, तो आप चेकआउट कर लेना उसको। और ये दोनों प्लान्स हैं, ये मतलब सेकंड वाला बिजनेस के लिए है और फर्स्ट वाला है वो लर्निंग पर्पस के लिए है। तो इस पे अगर आप कूपन फास्ट स्टडी काम में लोगे तो आपको मतलब डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। देन Flyhost के बाद तीसरा रिसोर्सेज अपने आता है GoDaddy। सो यहाँ से जाके आप एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हो इजीली। तो अभी मैं आपको एक फ्री डोमेन रजिस्ट्रार सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना मैं आपके लिए सही नहीं समझता। तो अभी इस लेक्चर के बाद आपको मैं कुछ मस्ट चीज़ें बता देता हूँ जो आपको करनी है। तो आपको मतलब Flyhost पे जाना है, फिर वहाँ से जो 25 रुपीज़ का होस्टिंग प्लान है उसको आप परचेज कर सकते हो विदाउट कूपन, विद कूपन वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने आपके लिए अरेंज किया है और उसमें मतलब मेरा कोई एफिलिएट भी नहीं है, तो आप मतलब बेझिझक उससे खरीद सकते हो। तो अभी आप Flyhost से एक होस्टिंग खरीद लेना। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको होस्टिंग कैसे खरीदना है वो बता दूंगा। अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन है तो आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करो। देन होस्टिंग मैं आपको खरीद के दिखाऊंगा। देन अभी आपको एक फ्री डोमेन भी रजिस्टर करके दिखाऊंगा। तो फ्री डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिकली फ्री होस्टिंग प्लस डोमेन। So that's it for today. Keep hustling.